हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। टीचर्स अड्डा आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है बिगेस्ट गिव अवे। यस, बिगेस्ट गिव अवे। टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या लेके आया है? बिगेस्ट गिव अवे, जिसमें क्या है, जो हमारा 31 जुलाई को लाइव रहने वाला 10 AM पे टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी आपका मीडियम, जो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप सब जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इसको क्या करो, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। इस बिगेस्ट गिव अवे को क्या करो, आप शेयर करो। जो भी आपके सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर भी आप सब जुड़े हुए, इसको क्या करो, आपको शेयर करना है। और इस बिगेस्ट गिव अवे में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आज आप 5:15 बजे हमारे जो टीचर्स अड्डा का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप हमसे जुड़िए, आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जो बिगेस्ट गिव अवे सिर्फ और सिर्फ आप ही सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आया, कुछ ऑसम लेके आया। और वो क्या लेके आया, वो जानने के लिए आप क्या है, अपने टीचर्स अड्डा के जो प्लेटफॉर्म है 5:15 बजे 5:15 पर आप हमारे टीचर्स अड्डा प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और आपको पता चलेगा। क्योंकि इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इससे मेरे को कोई बेनिफिट होने वाले, ना ही किसी फैकल्टी को बेनिफिट होने वाला है। लेकिन ये यहाँ से अगर आप इस बिगेस्ट गिव अवे को आज देखते हो, जुड़ते हो और अपना जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है उन सबको जोड़ते हो, जितने भी आपके सोशल मीडिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल सके। क्योंकि इससे सिर्फ आप स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट होने वाला है। तो गाइज प्लीज़ 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 आप सबके से रिक्वेस्ट है कि 5:15 बजे हमारे जो टीचर्स अड्डा बिगेस्ट गिव अवे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आए, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको ही बेनिफिट होने वाला है। उससे जुड़िए और पता कीजिए कि क्या टीचर्स अड्डा आपके लिए लेके आया है। इसी के रिगार्डिंग क्या है, UGC नेट पेपर 1 के लिए ये टीचर्स अड्डा क्या करने जा रहा है, पेपर 1 के लिए बैच स्टार्ट कर रहा है। जो बैच आपका क्या है 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। UGC नेट पेपर 1 का जो बैच है वो 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज अगर आपको अपने आप को आप UGC नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको अपने आप को एनरोल करना है, तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और Y337 ये मेरा कोड है। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हुए इस बैच को परचेज करते हो तो आपको 77% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ह्यूज डिस्काउंट, कम नहीं है ये डिस्काउंट। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो पेपर 1 के लिए जो टीचर्स अड्डा है UGC नेट के लिए पेपर 1 का जो है कंप्लीट बैच 9 अगस्त से शुरू करने वाला। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करो, इस कोड को यूज़ करते हुए इसको परचेज़ करो, Y337। जी हाँ, इस कोड को आप यूज़ करो, जो कि ये कोड क्या है, मेरा कोड है। और अगर आप इस कोड को यूज़ करते हुए इसको परचेज़ करते हो तो आपको 77% की ह्यूज डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। जो भी आपकी फ़ीस है उस फीस स्ट्रक्चर में 77% को आपको क्या मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगी। और आपकी जो फ़ीस है वो बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस हो जाएगी। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स UGC नेट पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो और इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरी 12 मंथ रहने वाली है। आपका इस बार का जो एग्ज़ाम है और नेक्स्ट टाइम का भी जो एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम्स आपके इसमें कवर होंगे। क्योंकि जो हमारा ये एग्ज़ाम है इसका अभी हमें कोई डेट है, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता है कि कब होगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि सितंबर में हमारा हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आप सितंबर में ही हमारे साथ इस बैच को परचेज करके सितंबर में ही अपने एग्ज़ाम को निकाल लेते हो तो वेल एंड गुड है। और अगर आप बाय चांस किसी रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, कोरोना है या किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट जो अटैम्प्ट है वहाँ पर डेफिनेटली तब तक भी क्या है, इस पैक की क्या रहेगी, आपके लिए वैलिडिटी रहेगी। तो आप Y337 कोड को यूज़ करते हुए क्या करो, इस बैच को परचेज़ करो। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो आपके जितने भी सोशल मीडिया, सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी UGC नेट पेपर 1 के लिए तैयारी करना चाहता है और टीचर्स अड्डा के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहता है। हमारे इसमें आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको पूरा का पूरा कंटेंट PDF फॉर्म में दिया जाएगा, आपका एक डाउट सेशन रहेगी। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो दूसरों के कंपैरेटिवली टोटली डिफरेंट है। हम आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ध्यान देने वाले
वाले कि आपको एग्ज़ाम किस तरीके से क्रैक करना है, आपको अपना 100% कैसे देना, आप अपने यूजीसी नेट को नहीं बल्कि अपने जेआरएफ को कैसे हासिल कर सकते हो, जेआरएफ को कैसे क्वालिफाई करोगे, ये आपको इस कंप्लीट बैच में मिलेगा। और अगर आप साथ ही अगर आप Y337 इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको 77% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गाइज़ ये थी हमारी आज ये था हमारा पेपर 1 के लिए। जल्द ही हमारा पेपर 2 का भी बैच शुरू होने वाला है, पेपर 2 कॉमर्स जो कि मैं करवाने वाली हूँ, और पेपर 1 के भी जो कुछ सीरीज़ है, कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको कराऊंगी। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस जो हमारा बैच है 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, इसको परचेज़ करो। किसको यूज़ करते हुए? इस कोड को यूज़ करते हो Y337, इस कोड को ध्यान रखना, दैट इज़ माई कोड, जिसको यूज़ करने से आपको 77% की क्या मिलेगी? डिस्काउंट। जी हाँ, 77% की डिस्काउंट, कम नहीं है ये। और इतनी डिस्काउंट मिलने पर आपको बहुत ही ऑसम सेशन मिलने वाला है। आप अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को बड़ी ईजिली, बड़ी स्मूथली ही क्वालिफाई कर लोगे, इसकी मैं गारंटी आपको देती हूँ। क्योंकि हम आपको पढ़ना नहीं बल्कि सीखना समझाएंगे, आपको सिखाएंगे कि समझा कैसे जाता है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्डअप की जाती है। राइट स्टूडेंट्स, तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 दैट इज़ अवर कॉमर्स पेपर 2। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हेलो मोहित, हेलो उमा, हेलो आफरीन, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें क्या है, हम जून 2018 का हम अपना पेपर कर रहे थे। जून 2018 का पेपर, इस जून 2018 के पेपर में हम 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। 70 के बाद के जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में आज हम इस पेपर को क्या करेंगे, कंप्लीट अपना कर देंगे। और कल से फिर हमारे नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा उसमें रहेंगे। उसमें हमारे जो भी क्वेश्चंस है, हमारी कॉन्सेप्ट, अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट, आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट है कॉमर्स के रिगार्डिंग, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं आता, हमें इसमें डाउट है, तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट करके बताओ और मैं उसके रिगार्डिंग आपकी एक वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी, आपको समझाऊँगी किस तरीके से। तो गाइज़ ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए है, आप लोगों की कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, आपको टीचर्स बनाने के लिए, आपका नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए, ताकि कल आप भी यहाँ पर खड़े होकर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर सको। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए है, जहाँ पर आप टीचर खुद बनोगे, सीखोगे कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, किस तरह से अपनी नॉलेज बिल्ड की जाती है। क्योंकि गाइज़ हम सिर्फ मार्क्स लाने में उम्मीद नहीं करते, बल्कि हम किस में करते हैं, आपकी नॉलेज को बिल्ड करने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि जो आपके मार्क्स है वो तो सिर्फ आपको इंटरव्यू तक तो ले जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के बाद आपकी जो सिलेक्शन होनी है, जो आपको सारा काम करना, वो अपनी नॉलेज के बेस पे करना। तो यहाँ पर हम आपको नॉलेज देते हैं, ना कि आपको मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो मार्क्स तो आपके अपने आप ही आ जाएंगे। तो टीचर्स अड्डा और मैं दोनों मिलकर आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने पर हम फोकस करेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है वो आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। तो गाइज़ फटाफट आइए, जुड़िए हमारे साथ और करते हैं हम आज का अपना सेशन स्टार्ट, जिसमें हम 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं जून 2018 के। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आज करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इज इक्वल टू द फॉलोइंग। कि कोई भी सिक्योरिटी है हमारी, कोई भी सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी के ऊपर जो टोटल रिटर्न है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टोटल रिटर्न, अब जैसे कि सिक्योरिटी मतलब आप शेयर्स लगा लो, कि शेयर के ऊपर जो आपका रिटर्न है, शेयर के ऊपर आपका जो रिटर्न है उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। शेयर के ऊपर का जो रिटर्न है, जैसे कि एक तो आपको शेयर के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड, जो एनुअल आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड प्लस उस डिविडेंड में हर साल आप क्या चाहते हो, ग्रोथ। कि अगर आज मुझे 5% डिविडेंड मिल रहा है तो एक साल के बाद वो मेरे को 5% ना मिलकर बल्कि 5.5 या 6% मिले। राइट, तो जितना भी आपका रिटर्न, आपकी टोटल रिटर्न कैसे होगा, कि जो आपको एनुअली डिविडेंड मिल रहा है प्लस ग्रोथ। राइट, तो ये आपकी 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में से हम देखते हैं कौन सा हमारा टोटल रिटर्न ऑन सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं। पीरियडिक कैश रिसिप्ट, पीरियड यानी कि जो एनुअल आपको मिलता है, प्लस कैपिटल गेन डिवाइड बाय परचेज प्राइस। नहीं, परचेज प्राइस से हम नहीं देखें कि आपका
जो टोटल रिटर्न है वो परचेज प्राइस को देख के हम देख कर नहीं चलेंगे। सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया आपका रॉन्ग। सेकंड हमारा पीरियडिक कैश रिसिप्ट प्लस कैपिटल गेन, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, नीचे है आपका करंट मार्केट प्राइस, बिल्कुल सही है कि एनुअली आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है प्लस आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, एक साल के बाद आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है आपके डिविडेंड में, कि अगर आपको आज 5% कंपनी इंटरेस्ट दे रही है और अगर आप उस कंपनी के जो शेयर उसको 10 साल तक रखते हो, तो अगर हर साल अगर कंपनी आपको सिर्फ 5% ही दे डिविडेंड, तो आप उस कंपनी में अपने जो शेयर इन्वेस्ट नहीं करोगे। मान लो 2 कंपनी है, एक कंपनी आपको हर साल क्या करती है 5% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है, और दूसरी कंपनी आपको 5% तो है ही है प्लस हर साल आपका क्या है ग्रोथ होती चली जाती है उसमें, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, जारी रखोगे 5% या 5% प्लस ग्रोथ। तो कैपिटल गेन भी होना उतना ही ज़रूरी है। तो 5% मतलब जितना आपको एनुअल डिविडेंड मिल रहा है प्लस कैपिटल गेन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है ऑप्शन बी, पीरियडिक कैश रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल गेन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज्ड। जो रिस्क है एक पोर्टफोलियो का उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो समझो पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ है उन डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को मिला के हम क्या कहते हैं, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। कि आपके पास शेयर्स भी है, आपके पास डिबेंचर्स भी है, आपने मतलब जो सारी की सारी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है एक पर्टिकुलर शेयर में एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ना करके बल्कि डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में अगर आप करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं पोर्टफोलियो। तो उस पोर्टफोलियो का जो रिस्क होता है उस रिस्क को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कंबाइनिंग 2 सिक्योरिटीज हैविंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कि ऐसी 2 सिक्योरिटीज को कंबाइन करके जिसके बीच में क्या हो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो। जी नहीं, इससे हमारा रिस्क मिनिमाइज नहीं होगा। सेकंड है हमारा कंबाइनिंग 2 सिक्योरिटीज हैविंग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव तो है ठीक है, लेकिन परफेक्ट है तो भी हमारा जो रिस्क है वो क्या है कम नहीं होगा। थर्ड है कंबाइनिंग 2 सिक्योरिटीज हैविंग पार्शियली पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पर ही बात हमारी ख़त्म है। लास्ट है हमारा कंबाइनिंग 2 सिक्योरिटीज हैविंग पार्शियली नेगेटिव कोरिलेशन, बिल्कुल सही। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिक्योरिटी जो अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरी सिक्योरिटी है उसका जो रिटर्न है वो अलग डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के दोनों अलग डायरेक्शन में अगर आपके जाते हैं तो अगर उन सिक्योरिटीज़ में क्या है दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है तो वहाँ पर आपका जो रिस्क है वो क्या होगा मिनिमाइज, पार्शियली नेगेटिव। परफेक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए पार्शियली नेगेटिव, कि एक आपकी जो सिक्योरिटी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी सिक्योरिटी है वो इस डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं वहाँ पर आपका जो रिस्क है वो क्या होगा मिनिमाइज। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का। मोहित सिंगला, उमा भारती, निखिल आनंद, सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आया। वेल डन गाइज, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस सर्टिफिकेट विच एविडेंस एन अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इज नोन एज, कि ऐसा सर्टिफिकेट जो क्या हो अनसिक्योर्ड भी हो, कॉर्पोरेट डेट को भी रिप्रेजेंट करे और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी को, तीनों की तीनों फीचर्स उसमें हमें शो हो कि वो हमारा क्या है अनसिक्योर्ड भी हो, कॉर्पोरेट डेट भी और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी को। ऐसा सर्टिफिकेट कौन सा है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म लोन सर्टिफिकेट और कमर्शियल पेपर। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो अनसिक्योर्ड भी हो, कॉर्पोरेट डेट भी हो और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, तीनों की तीनों फीचर हमें उसमें देखने को मिले, कौन सा है वो हमारा? उमा भारती कह रही हैं थर्ड, ट्रेजरी बिल। मोहित सिंगला 73 का डी, आफरीन डी। तो उमा भारती जी आपका आंसर देखते हैं किसका सही है। मोहित का सही है, उमा का सही है, आफरीन का सही है या निखिल का, किसका है सही? तो गाइस 73
जिसमें मैंने कहा क्वेश्चन को दोबारा देखो उमा भारती प्लीज़, किसमें क्या गया है, वो अनसिक्योर्ड भी हो, आपका कॉर्पोरेट डेट भी हो, और सेकंड क्या है आपका शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी भी हो। तो ऐसा हमारा ये तीनों की तीनों फीचर हमें एक ही सर्टिफिकेट में मिलती है और वो है हमारा कमर्शियल पेपर सीपी। इम्प्रूवमेंट मार्कशीट के साथ यूजीसी नेट में अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी नहीं, आप इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट मार्कशीट के लिए यूजीसी नेट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आया है, जब आपकी आंसर की आती है, जब आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद आपकी क्या है आंसर कीज़ आती है, तो अगर आपको उस आंसर कीज़ में कोई डाउट हो तो उस टाइम तो आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार जब फाइनलाइज रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपके मार्कशीट में कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। वैसे तो जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें आपके मार्क्स होते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंटाइल या आपके जो कट ऑफ है वो उसमें शो होते हैं। आपकी मार्कशीट में जो भी आपको यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट में आपके मार्क्स मेंशन ही नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ आपका परसेंटाइल और आपका जो परसेंटेज है, क्योंकि अब तो जो रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आता है, पहले परसेंटेज में आता था, तो पहले परसेंटेज लिखा होता था, अब तो परसेंटाइल में आता तो सिर्फ आपका परसेंटाइल ही मेंशन होता है, और आप मार्कशीट के लिए, मार्कशीट के इम्प्रूवमेंट के लिए यूजीसी नेट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए तो आपको या तो एग्ज़ाम ही दोबारा देना होगा, तब आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने स्कोर को, या फिर, और वैसे भी इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या नीड है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैटर क्या करता है कि आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है या नहीं क्वालिफाइड है। वो क्वालिफाई चाहे आपका 2 नंबर से हो तब भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है, और चाहे आपने टॉप किया हो तो भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। उसकी जो इंपॉर्टेंस है यूजीसी नेट या जेआरएफ की जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ उसके क्वालिफिकेशन को लेकर है कि आपका क्वालिफाइड है या नहीं है। क्वालिफाइड हो आपका चाहे 2 नंबर से हो तो भी वो उतना ही वैल्यू रखेगा, और चाहे आपने ऑल इंडिया टॉप किया हो तो भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो मार्कशीट का कोई, मैम अगर पीजी की मार्कशीट में इम्प्रूवमेंट की हो तो अप्लाई अच्छा ओके जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने पीजी की मार्कशीट में इम्प्रूवमेंट कर रखी हो तो आप बिल्कुल यूजीसी नेट को अप्लाई कर सकते हो। यूजीसी नेट के एप्लीकेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ क्या है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% होने चाहिए। सिर्फ ये एलिजिबिलिटी है आपकी, सिर्फ इतनी सी एलिजिबिलिटी है कि मास्टर डिग्री प्लस 55%, कि मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, बस मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम तो आपके ऊपर डिपेंड, आप कितने भी ले सकते हो। मिनिमम क्या है, सिर्फ आपके 55% मार्क्स होने चाहिए तब आप, और अगर आपने इम्प्रूवमेंट भी करी है तो भी आप यूजीसी नेट में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है यूजीसी नेट के लिए, आपके पास मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स ओनली। चाहे आप पीजी कर भी रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर में हो, आपको 1 साल हो चुका है तो 1 साल के बाद भी आप क्या है कर सकते हो। ओके, आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर है हमारा कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। यूजीसी नेट के एग्जाम की एक खास बात क्या है कि इसमें आपसे जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बल्कि घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पूछे जाते हैं। जैसे अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फॉल्स पूछा गया। ये नहीं पूछा कि सही क्या है, बल्कि क्या पूछा कि गलत क्या है वो आपको बताना है। देखो क्या है आपका क्वेश्चन, ग्रे मार्केट इज अ मार्केट फॉर डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटी। ग्रे मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम लिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या करते हैं, डील करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट है, OTCEI इज द मेनली इंटेंडेड फॉर बिग इन्वेस्टर। OTCEI पहले समझो, पहले तो क्या है, OTCEI है ओवर द काउंटर एक्सचेंज। जैसे हमारे NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही हमारा ओवर द काउंटर भी क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज है। और ये स्टॉक एक्सचेंज हमारा क्या है, इसने कहा है स्टेटमेंट की ओवर द काउंटर एक्सचेंज मेनली इंटेंडेड फॉर बिग इन्वेस्टर्स, सिर्फ और सिर्फ बिग इन्वेस्टर्स के लिए है ये। थर्ड इसमें दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग इज लीगली परमिटेड बाय द इन द कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट में सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग ही है जो हमारी क्या है
परमिटेड है कैपिटल मार्केट में। और लास्ट है द डिवाइस अडॉप्टेड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी इन टू डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। ये आपकी बिल्कुल गलत है। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा? निखिल आनंद कह रहे हैं फर्स्ट, उमा भारती कह रही हैं फर्स्ट, मोहित सिंगला भी कह रहे हैं फर्स्ट। ए, बी एंड सी। लेट्स सी हु इज़ द राइट आंसर। क्या सही आंसर है हमारा इसका? तो सही आंसर है आपका सेकंड, ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज इलीगली परमिटेड इन द कैपिटल मार्केट। बी इज द करेक्ट आंसर। इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि फॉल्स हमें बताना है। फॉल्स क्या क्या है हमारा? तो ग्रे मार्केट लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करती है, जी नहीं ये गलत है। ओटीआई सिर्फ बिग इन्वेस्टर के लिए है, जी नहीं ये भी आपका गलत है, ठीक है। और डिवाइस अडॉप्टेड आर्बिट्रेज है, ये भी आपका गलत है। यानी कि ये तीनों की तीनों जो सिचुएशन है वो आपकी गलत। और जो इनसाइडर ट्रेडिंग इन कैपिटल मार्केट है ये आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो इनसाइडर ट्रेडिंग कैपिटल मार्केट में आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? लीगली परमिटेड है। कैपिटल मार्केट में जो आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग है वो क्या है? आपकी लीगली परमिट है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था कि गलत जो स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो वो है, तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही पूछा गया कि इनमें से बताओ कौन सा आपकी स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है। फर्स्ट है शेयर कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेंचर कैपिटल, कि एक कंपनी फर्स्ट टाइम जो अपनी शेयर कैपिटल इशू करती है, एक कंपनी जो फर्स्ट टाइम अपने शेयर कैपिटल को इशू करती है उसे हम क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल। बिल्कुल सही है ये। कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम किसी शेयर कैपिटल को इशू करते हैं तो उसे हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। ऑल वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया आर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, कि जितने भी वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, जितने भी हमारे वेंचर कैपिटल फंड होते हैं वो सारे के सारे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? उसको प्रमोट करती है। हिंदी में भी क्वेश्चन शो कराइए। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी में नहीं है, बट आई प्रॉमिस फ्रॉम टुमारो मैं आपको ज़रूर हिंदी में भी क्वेश्चंस दूंगी, बिल्कुल डेफिनेटली दूंगी। पीपीटी जो आपका है, एक क्वेश्चन आपका हिंदी में रहेगा, एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आपका जो क्वेश्चन है वो पेपर रहता है वो हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। तो सिर्फ आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। कल से नॉन स्टॉप आपको हिंदी में ही मिलेगा और इंग्लिश में ही मिलेगा। प्लीज़ सिर्फ आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। आज आपको इंग्लिश में रहेगा। जी बिल्कुल करेंगे, हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करेंगे, बट सिर्फ आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। कल से आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा, दोनों आपको स्लाइड्स मिलेंगी। क्वेश्चन आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा जो पेपर है वो इंग्लिश में भी रहना चाहिए और हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हिंदी वर्जन भी होता है, इंग्लिश वर्जन भी होता है। और वैसे भी हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसको तो हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो सिर्फ आज के लिए एडजस्ट कीजिए। कल से आपको हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा। सॉरी फॉर दैट। तो देखो इसमें आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है बिल्कुल। इन एडिशन टू कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो टू द असिस्टेड फर्म्स, कि जो हमारी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटल के साथ साथ जो मैकेनिकल और टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटल के साथ साथ मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। एंड बेनिफिट्स फ्रॉम वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कैन बी रियलाइज्ड इन लॉन्ग टर्म ओनली, कि जो वेंचर कैपिटल के हमें बेनिफिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कब मिलेंगे? लॉन्ग रन में मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो गलत कौन कौन सी है? सी और डी। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर।
फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। निखिल आनंद का बिल्कुल पहले और सबसे सही आंसर आया है, सी एंड डी, फोर्थ आंसर इज योर करेक्ट आंसर। उमा भारती थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा, सी एंड डी, वेंचर कैपिटल। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम किसी कैपिटल को, शेयर कैपिटल को इशू करती है तो उसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटल, उसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। और जो वेंचर कैपिटल है मोस्टली जो गवर्नमेंट है वही उसको प्रमोट करती है, ठीक है। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटल के साथ आपको मैनेजरियल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, और ना ही इसका हमें जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में मिलता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग रन ओनली, कि सिर्फ लॉन्ग रन में ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत हुई और ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हुई। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था कि इन दोनों में, इन चारों में से आपकी स्टेटमेंट गलत कौन सी है, तो गलत हुई सी एंड डी। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। आंसर थर्ड और सेकंड नहीं रहेगा, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही हम यहाँ पर है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हो, आपने अभी इतना नहीं पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल बाय नेचुरल है कि हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन उस चीज़ को समझाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना 100% दो और क्वेश्चंस को करो। इम्पॉर्टेंट है ट्राई करना, सही है या गलत है उसके बारे में मत सोचो। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, ट्राई करना, आंसर देना, कमेंट करना, आंसर क्वेश्चन को पढ़ना और समझना कि उसमें क्या पूछा गया और क्या नहीं, सही है या गलत है वो बाद की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो आंसर ही नहीं देते हैं। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग लिस्ट, जिसमें आपको क्या है, एक टाइप रिस्क दे रखे, एक टाइप ये बताना है कि कौन सा रिस्क की क्या डेफिनेशन है। तो लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क होता है हमारी करंट एसेट्स से रिलेटेड। लिक्विडिटी रिस्क होता है हमारी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स से रिलेटेड होता है लिक्विडिटी। करंट एसेट्स होती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी एसेट्स से रिलेटेड। तो लिक्विडिटी रिस्क हो गया रिस्क रिलेटेड टू फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर। एक का आएगा आपका सेकंड, एक का आएगा आपका सेकंड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता है आपका रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू पे इट्स ड्यू ऑन टाइम, कि अगर कोई कंपनी, अगर कोई बिजनेस टाइम पर अपने जो ड्यूज है उनकी पेमेंट नहीं कर पाता है, उसमें अनेबल है, तो उसे हम कहेंगे बिजनेस रिस्क। अगर कोई कंपनी टाइमली अपने जितने भी ड्यूज है उनकी पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे हम कहेंगे बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क हो गया आपका थर्ड। उसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क ऑब्वियसली आपके फ्लक्चुएशंस इन प्रॉफिट की वजह से, कि आपके जो प्रॉफिट्स है अगर उनमें फ्लक्चुएशंस है, यानी कि आपके जो प्रॉफिट है वो कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी जो प्रॉफिट्स है कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा रहे, तो उस रिस्क, आपके प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस की वजह से जो रिस्क आता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और इन्फ्लेशन रिस्क, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, बिल्कुल सही, रिस्क रिलेटेड टू परचेजिंग पावर ऑफ इनकम, वो होता है आपका इन्फ्लेशन रिस्क। तो ये हो गया ए का सेकेंड, बी का थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। उमा भारती जी 76 का डी कैसे कह रहे हो आप? इन्फ्लेशन इज इक्वल टू परचेजिंग पावर, बिल्कुल सही। मोहित सिंगला कह रहे हैं इन्फ्लेशन इज इक्वल टू परचेजिंग पावर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन तीन स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है डिजाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर अ सर्विस इन्वॉल्व टू सेलेक्ट द पार्टीज ओनली थ्रू विच ऑनरशिप विल पास, कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के लिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
डिज़ाइन करना जिसमें हम क्या है सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं थ्रू विच ओनरशिप विल पास, जिसके थ्रू हम क्या है ओनरशिप को पास कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, दी ओनरशिप चैनल फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विस इज लॉन्ग एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इनसेपरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक। की जो ओनरशिप चैनल है मोस्टली सर्विसेज में हमारी क्या रहती है, वो लॉन्ग रहती है और क्वाइटली कॉम्प्लेक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सर्विसेज को है इनसेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं, वो इनसेपरेबल होती है कि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और स्टेटमेंट थर्ड है, शॉर्ट चैनल यूजुअली मीन मोर कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। कि जो शॉर्ट चैनल है उनको हम सेलर के पार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। आफरीन का आंसर आ रहा है, उमा भारती का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल फर्स्ट। सो लेट्स सी क्या आंसर है, बताओ स्टूडेंट्स कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। फटाफट आंसर करके बताओ, कमेंट करो अपना आंसर, क्या आंसर रहेगा आपका, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। चलो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। राइट आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट। कि जो शॉर्ट चैनल यूजुअली मीन्स मोर कंट्रोल ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, की सेलर के पार्ट पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। बिल्कुल सही आंसर है उमा भारती और आफरीन अंजुम का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एन एनॉर्मस कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन वेरियस टॉपिक्स from a variety of internal and external sources compiled by a firm for its own use or for use by its client is called, की जिसमें हम क्या करते हैं वेरियस टाइप ऑफ डाटा जो कलेक्शन डाटा का कलेक्शन करते हैं, और वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, इंटरनल से भी और एक्सटर्नल सोर्सेज। जो हमारे इंटरनल सोर्सेज और जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज है उन सभी सोर्सेज से हम क्या करते हैं डाटा को कलेक्ट करते हैं, कंपाइल्ड बाय अ फर्म फॉर इट्स ओन यूज़, अपने खुद के यूज़ के लिए भी और इसके जो उसके क्लाइंट है उस फर्म के जो भी क्लाइंट है कि फर्म उस कलेक्शन ऑफ डेटा को खुद भी यूज़ कर सकती है और उसके क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। और वो डाटा को कलेक्ट कहाँ से करते हैं, इंटरनल सोर्सेज से भी और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी, दोनों सोर्सेज से उसको कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे डाटा कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट कीजिए कि ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा जिसमें हम डाटा को क्या है कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, इंटरनल सोर्सेज से भी और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी, और उस डाटा को कलेक्ट क्या है कंपनी अपने खुद के लिए, जो फर्म है वो खुद भी यूज़ कर सकती है और जो उसके क्लाइंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डेटा के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटा वेयर हाउस। क्या कहते हैं उसको, डेटा वेयर हाउस। क्या कहते हैं, डेटा वेयर हाउस। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34% of the customers who fall in one of the categories of diffusion process, की 34% कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो डिफ्यूज़न प्रोसेस की एक कैटेगरी में पाए जाते हैं। हु आर डेलिबरेट कस्टमर्स टू एक्सेप्ट एन इनोवेशन, कि उसमें ऐसे कस्टमर होते हैं जो क्या करते हैं, इनोवेशन को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिफोर द एवरेज अडॉप्टर, कि जितने लोग एवरेजली उसको अडॉप्ट करते हैं उससे पहले ही उस इनोवेशन को वो क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन अ सोशल सिस्टम सच कस्टमर्स हु आर अबव एवरेज इन सोशल एंड इकोनॉमिक मेजर्स रिलाई क्वाइट अ बिट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैन आर नोन एज। यानी कि देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन जो पूछने का तरीका है वो बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया है। क्या पूछा गया कि ऐसे डिफ्यूज़न प्रोसेस में हमारे ऐसे कस्टमर जो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी इनोवेशन को, टू एक्सेप्ट एन इनोवेशन, कि कोई भी नई चीज़ आ रही है मार्केट में, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में अगर आ रहा है, कोई भी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लेके आ रही है मार्केट में, तो उस इनोवेशन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे कस्टमर को हम क्या कहेंगे, वो कस्टमर जो बहुत ज़्यादा जल्दी किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी इनोवेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेट अडॉप्टर। क्या कहेंगे हम उसे,
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन जो पूछा गया बहुत ही घुमा फिरा के पूछा गया है। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, कम से कम आंसर आता तो है। लेट आओ या जल्दी आओ, डजेंट मैटर। आफरीन कह रही है 78 का 2, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसका आंसर बताओ कि ऐसे कौन से कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या कर लेते हैं, किसी भी इनोवेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अर्ली एडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेट अडॉप्टर। उसे हम कहते हैं अर्ली मेजॉरिटी। क्या कहते हैं? अर्ली मेजॉरिटी। 34% है। क्या है वो? 34% है। 34% है, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? अर्ली मेजॉरिटी। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। उमा भारती का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A form of non-store retailing that use advertising to contact consumers। कि नॉन स्टोर की, जिसमें आपको कोई भी स्टोर नहीं है, एक तरह की ऐसी रिटेलिंग जिसमें आपका कोई स्टोर नहीं है, दैट यूज एडवर्टाइजिंग, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? एडवर्टाइजिंग को यूज करती है। टू कॉन्टैक्ट कंज्यूमर्स, अपने कंज्यूमर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? एडवर्टाइजिंग का यूज़ करती है। कोई स्टोर नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, सिर्फ क्या है? एडवर्टाइजिंग को यूज़ करती है अपने कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट करने के लिए। हु इन टर्न परचेज प्रोडक्ट विदाउट विजिटिंग अ रिटेल स्टोर, और जो कंज्यूमर है वो भी क्या करते हैं? किसी रिटेल स्टोर को बिना देखे, बिना विजिट के प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। क्या कहते हैं हम उसे? डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि अगर कोई भी कंज्यूमर जो क्या है, प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? एडवर्टाइजिंग को देखकर ही प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, बिना स्टोर में जाए। बिना स्टोर में जाए अगर हम किसी प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट, अगर वो एडवर्टीजमेंट हमने कहीं भी देखे, सिर्फ एडवर्टीजमेंट देखी और उस एडवर्टीजमेंट को देखकर ही हम क्या कर लेते हैं? प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है ये। सेकंड में आपका लिखा है, सेकंड स्टेट में, अ फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग इन विच पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ सेल पर्सन एंड अ कंज्यूमर। कि इसमें क्या है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है आपका। क्या होता है? पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है आपका किसका? सेल्स पर्सन और जो कंज्यूमर, दोनों के बीच, जो सेल पर्सन है और जो कंज्यूमर है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? पर्सनल कॉन्टैक्ट अकर्स अवे फ्रॉम ए रिटेल स्टोर, लेकिन वो रिटेल स्टोर पर नहीं होता है। इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। मतलब अगर आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देख के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो बिना रिटेल स्टोर को विजिट किया, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। बिल्कुल सही है। और जब आप क्या कर लो? पर्सनल कांटेक्ट करते हो, किसमें? सेल्स पर्सन में और जो कंज्यूमर है, दोनों में क्या हो रहा है? पर्सनल कांटेक्ट हो रहा है और रिटेल स्टोर से दूर हो रहा है। अवे फ्रॉम अ रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर से क्या है? बहुत दूर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या कहते हैं हम उसे? डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? बिल्कुल सही। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आफरीन कह रही हैं फर्स्ट, मोहित भी कह रहे हैं फर्स्ट। जी नहीं, क्वेश्चन को समझो, एक बार दोबारा पढ़ो क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है कि यह एक नॉन स्टोर रिटेलिंग की ऐसी फॉर्म जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हैं, और सिर्फ एडवर्टाइजिंग के बेस पर जो कस्टमर है वो कांटेक्ट करते हैं और बिना रिटेल स्टोर पर जाए ही प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं? परचेज कर लेते हैं, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि उसमें आपने सिर्फ क्या किया? जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में या आपके टीवी में भी कोई ऐड दिखाई जाती है, टीवी पे कोई ऐड दिखाई और वो टीवी कोई स्टोर कहीं पर नहीं गया, आप कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने टीवी पर ऐड देखी और वहीं से आपने क्या कर दिया? ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो प्रोडक्ट आपको मिल भी गया, तो वो है आपकी डायरेक्ट सेलिंग। क्या है वो? डायरेक्ट सेलिंग। सेकंड में आपका क्या गया कि नॉन स्टोर रिटेलिंग की ऐसी फॉर्म जहां पर जो पर्सनल कांटेक्ट होता है सेलर में भी और कंज्यूमर में, यानी कि जो सेल करने वाला है सेल्स पर्सन है और जो कंज्यूमर है, उन दोनों में क्या होता है?
पर्सनल कांटेक्ट होता है और कहाँ होता है, अवे फ्रॉम अ रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर से दूरी पे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या कहते हैं हम उसे, डायरेक्ट मार्केटिंग। उमा भारती का बिल्कुल सही आंसर आया है थर्ड ऑप्शन, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। कि जहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट के लिए सेल्स पर्सन और कंज्यूमर, अगर मान लो हम किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, सेल्स पर्सन के साथ कंज्यूमर के साथ, तो आपस में दोनों मिल रहे हैं, तो उसे हम, अगर इसमें अवे फ्रॉम रिटेल स्टोर नहीं होता तो उसे हम क्या कहते, जी हाँ बिल्कुल, तो हम उसे डायरेक्ट मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट में नहीं रखते, वो हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होता अगर हम उसमें अवे फ्रॉम रिटेल स्टोर नहीं करते। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तो वो गलत हो जाता। अगर अवे फ्रॉम रिटेल स्टोर नहीं होता तो ये गलत हो जाती, लेकिन अवे फ्रॉम रिटेल स्टोर है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या कहलाएगी, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द GE बिजनेस मॉडल इज एक्सप्लेन्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कि जो हमारा GE बिजनेस मॉडल है, ओके क्लियर, ओके गाइज, ओके। किसी और को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GE बिजनेस मॉडल कौन से पैरामीटर पर एक्सप्लेन किया जाता है। GE बिजनेस मॉडल, मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस पोजीशन, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस एंड मार्केट पोजीशन, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड कंपनीज मार्केट शेयर, कंपनीज ग्रोथ रेट एंड इंडस्ट्रीज पोजीशन। बताओ स्टूडेंट्स, जो हमारा GE बिजनेस मॉडल है उसको हम किस पैरामीटर पर एक्सप्लेन करते हैं। GE बिजनेस मॉडल, उमा भारती का आंसर आया, आंसर 2, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस एंड मार्केट पोजीशन। बाकी स्टूडेंट्स, मोहित सिंगला कह रहे हैं थर्ड, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट एंड कंपनी का मार्केट शेयर। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करो प्लीज, फटाफट कमेंट करो, क्या आंसर रहेगा इसका। कि जो GE बिजनेस मॉडल है वो हमारा इनमें से किस पैरामीटर पर हमारा एक्सप्लेन किया जाता है। मोहित सिंगला कह रहे हैं थर्ड, लेट्स सी किसका आंसर सही है। आंसर थर्ड बिल्कुल सही, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट और कंपनी का मार्केट शेयर। ये हमारा मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल है। GE बिजनेस मॉडल हमारा मार्केटिंग में आता है, जिसमें हम क्या है, GE बिजनेस मॉडल में हम क्या चेकआउट करते हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट और कंपनी का मार्केट शेयर, की कंपनी का पूरी मार्केट में शेयर कितना है और उस टाइप की इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कितनी है। इन पैरामीटर पर हम क्या करते हैं, GE बिजनेस मॉडल को चेकआउट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, अ रिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है, कि जो आपका एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस में से एक रिडक्शन दैट इज ऑफर्ड बाय अ सेलर। जो ऑफर कौन करता है, सेलर ऑफर करता है। किसको ऑफर करता है, बायर को। इन पेमेंट फॉर मार्केटिंग फंक्शंस द बायर विल परफॉर्म इज नोन एज। कि लिस्ट प्राइस में से जो सेलर है अपने बायर को लिस्ट प्राइस में से एक रिडक्शन देता है। कब देता है, जब वो मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कि जब बायर मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे सेलर अपने बायर को लिस्ट प्राइस में से जो रिडक्शन देता है, उस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फंक्शनल डिस्काउंट, बोथ ट्रेड एंड फंक्शनल डिस्काउंट। कौन सा आंसर आएगा आपका। कि जब बायर मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उस फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम एक सेलर अपने बायर को लिस्ट प्राइस में से जो रिडक्शन देता है, उस रिडक्शन को हम क्या कहेंगे। प्रिया राय का आंसर आया फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट। मोहित सिंगला कह रहे हैं कैश डिस्काउंट। लेट्स सी किसका आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करके बताओ किसका आंसर सही है, मोहित का या फिर प्रिया का। प्रिया कह रही है ट्रेड डिस्काउंट, मोहित कह रहे हैं कैश डिस्काउंट। एंड द राइट आंसर है आपका फोर्थ, बिल्कुल, ट्रेड डिस्काउंट और फंक्शनल डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और फंक्शनल डिस्काउंट।
आफरीन कह रही है 2 फंक्शनल डिस्काउंट। जी नहीं, उसको हम ट्रेड और फंक्शनल दोनों की दोनों डिस्काउंट हम उसे कहते हैं कि जब मार्केटिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हुए जब एक सेलर बायर को क्या करता है, उसके लिस्ट प्राइस में से जो रिडक्शन दी जाती है। प्रिय राय, आपका भी सही था। अगर यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग फंक्शन अगर मार्केटिंग फंक्शंस अगर नहीं लिखा होता तो ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जो लिस्ट प्राइस है उस लिस्ट प्राइस में से हमें जो रिडक्शन दी जाती है वो होती है आपकी ट्रेड डिस्काउंट। बिल्कुल सही था आपका। लेकिन इसमें क्या है, इन पेमेंट फॉर मार्केटिंग फंक्शन की मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए पेमेंट करते हुए जो डिस्काउंट हमें दी जाती है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज फंक्शनल डिस्काउंट। 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये आपका। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है कि कौन सा क्या है। बताओ आंसर फटाफट। फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट होता है आपका एक्सरसाइजिंग इट एज अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, आपके मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया, फंक्शनल एरिया। फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट की जो ह्यूमन्स है उनको मैनेज करने से रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड होता है हमारा फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ए का आएगा आपका सेकंड, बी का आएगा आपका थर्ड। फिलॉसफी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट की फिलॉसफी होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कंट्रोलिंग पीपल, कि पीपल को कंट्रोल करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आफरीन का आंसर आ रहा है आंसर थर्ड 82 का, लेकिन हम 83rd क्वेश्चन कर रहे हैं। और फिलॉसफी ऑफ HRM है डेवलपमेंट एटीट्यूड बाय मेकिंग पीपल कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। उमा भारती कह रही हैं थर्ड। जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है वो पर्सनल मैनेजमेंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया है। पर्सनल मैनेजमेंट हमारा मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शनल एरिया। तो दैट्स वाई। और जो HRM है वो उसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन को मैनेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है HRM की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, की जो हमारे ह्यूमन है उनको मैनेज किस तरीके से करना है। तो फोकस ऑफ HRM इज एक्सरसाइजिंग इट एज अ ह्यूमन मैनेजमेंट। तो बी का थर्ड आपका आएगा इसमें है, और ए का आएगा आपका सेकंड। की पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस किस पे होता है, क्योंकि ये क्या है, मैनेजमेंट का एक फंक्शनल एरिया है। तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट, आंसर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेटेजिक HRM फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंशंस अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन व्हाइल HR स्ट्रेटजीज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इश्यूज ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है स्ट्रेटेजिक HRM फोकस ऑन मैक्रो कंसर्न such as structure and culture while HR strategy focus on specific issues assigned। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी डिसीजंस आर डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमसे ये पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो बताओ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कौन सा आपका सही है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट करके कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। कि जो स्ट्रेटेजिक HRM है वो किस पे फोकस करती है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंशंस पे, अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन,
और HR स्ट्रेटजी किस पर फोकस करती है? लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पे, कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म पे। मोहित सिंगला कह रहे हैं फोर्थ, उमा भारती भी कह रही हैं फोर्थ। लेट्स सी क्या आंसर है इसका। आंसर 2, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट वाइल फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये गलत क्यों है? क्योंकि HR स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या मेंशन हो गया? ओनली। ध्यान से पढ़ा करो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एक वर्ड पे ध्यान दिया करो, क्योंकि इसमें क्या कहा गया? HR स्ट्रेटजी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इश्यूज ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म जो इश्यूज होते हैं सिर्फ उन पर ही ध्यान देती है। तो ऐसा नहीं है कि जो HR स्ट्रेटजी है वो हमारी शॉर्ट टर्म पे भी ध्यान देती है और लॉन्ग टर्म पे भी ध्यान देती है। इस वजह से ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है? गलत। तो UGC नेट के एग्जाम में पूरा ध्यान रखा करो क्वेश्चन की एक एक चीज़ पर कि क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आपकी मेंशन है। तो आपका आंसर हो गया आंसर सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है? गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ BARS इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? BARS की फुल फॉर्म बतानी है। बिजनेस अप्रेजल एंड रेटिंग सिस्टम, बैलेंस्ड असेसमेंट रिव्यूइंग स्कोर कार्ड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल एंड बेंचमार्किंग अप्रेजल रिव्यूइंग स्ट्रेटजी। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो? बताओ स्टूडेंट्स क्या BARS की फुल फॉर्म? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर, सबसे पहले आंसर। BARS स्टैंड फॉर बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की ये हमारी एक रेटिंग स्केल होती है BARS, जिसमें हम क्या करते हैं? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल इसकी फुल फॉर्म है। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इन रिसेंट ईयर्स which among the following countries has been the largest source of foreign investment in India? रिसेंट ईयर का यहाँ पर मतलब है कि जब ये एग्ज़ाम हुआ था, और ये एग्ज़ाम हुआ था जून 2018 में, तो जून 2018 के टाइम पे हमारी इंडिया में जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री का रहा था? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, चाइना का या मॉरिशस का? बताओ स्टूडेंट्स किसका सबसे ज़्यादा? मोहित का आंसर आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स आप सब भी बताओ क्या आंसर रहेगा। रिसेंट ईयर का मतलब यहाँ पर क्या है? जून 2018 जब ये एग्ज़ाम हुआ था। आज प्रेजेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब की बात कर रहे हैं। जून 2018 में इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री की रही थी? आकांशु तिवारी कह रहे हैं फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की। मोहित सिंगला कह रहे हैं फोर्थ, मॉरिशस की। आकांशु तिवारी ने अपना आंसर फिर बदल लिया, कह रहे हैं सेकंड, जापान। सो लेट्स सी किसका आंसर सही है। आंसर है आपका मॉरिशस। मॉरिशस की क्या है? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, मैचिंग करनी है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। एंड्रागोजी क्या होती है? एंड्रागोजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रेनिंग द अडल्ट। एंड्रागोजी क्या होती है? जो बड़े होते हैं, एडल्ट, जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको समझाने की, उनको सिखाने की जो आर्ट और साइंस है। कॉलेज लेवल पे कह लो, मास्टर्स लेवल, इनकी जो अडल्ट होते हैं, कौन होते हैं? जो अडल्ट को समझाने और सिखाने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एंड्रागोजी। और पेडागोजी क्या होती है? जो स्मॉल लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कि जो स्मॉल लेवल पे बच्चे हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम होता है, वो उसे हम कहते हैं पेडागोजी, यानी कि स्ट्रेटजी और स्टाइल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्ट्रेटजी और स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ए का आएगा आपका फोर्थ, बी का आएगा आपका फर्स्ट, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। सी का आएगा आपका सेकंड। टर्मिनल बिहेवियर, अल्टीमेट नॉलेज लेवल विद विच ट्रेनी लीव्स द ट्रेनिंग सेशन, वो होता है आपका टर्मिनल बिहेवियर। और ट्रेनिंग
इम्पेडिमेंट्स होते हैं लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन ट्रेनिंग। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट स्टैंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। जो हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। एंड्रागोजी स्टूडेंट सेंट्रिक तो होता है, लेकिन स्टूडेंट भी कौन से, स्टूडेंट का भी एक लेवल होता है। एक तो आप नर्सरी टू 5th बिल्कुल छोटे लेवल के बच्चे हैं जो स्कूल लेवल के होते हैं, एक होता है आपका 5th to 8th, 5th to 10th जो स्कूल लेवल के रहते हैं वो। जो आप एंड्रागोजी और पेडागोजी टीचर सेंट्रिक स्टूडेंट सेंट्रिक करो, या आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड कह रहे हो, यहाँ पर हमारा उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। जो आप एंड्रागोजी स्टूडेंट सेंट्रिक और पेडागोजी टीचर सेंट्रिक कह रहे हो, वो जो हमारा पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ पर भी हम इन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हैं, एंड्रागोजी और पेडागोजी को। लेकिन या उस टर्म्स को आप इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म्स तो वही हैं, लेकिन उनके क्या है किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो एंड्रागोजी है उसका मतलब क्या था कि जो अडल्ट्स हैं उनको बताने का तरीका, उनके लिए जो हम टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन एंटरप्राइज शुड हैव अ क्लियर कट प्लान टू डिटरमिन डिफरेंशियल पे लेवल्स इन टर्म्स ऑफ डाइवर्जेंट जॉब रिक्वायरमेंट्स। बिल्कुल सही कि एंटरप्राइज का क्या है, बिल्कुल क्लियर कट प्लान होना चाहिए उनकी डिफरेंशियल पे लेवल को डिटरमिन करने के लिए। जैसी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशियल पे लेवल के लिए रिगार्डिंग क्लियर कट, यानी कि अगर लो लेवल का है तो उसकी अलग पे रहेगी, हाई लेवल मैनेजर है तो उसकी अलग पे रहेगी। तो डिफरेंशियल पे डिसाइड करने के लिए हमारा के क्लियर कट प्लान होता है जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ये तो प्रिंसिपल रहता है हमारा। पीपल एंड जॉब शुड नेवर बी मिंगल्ड, कि जो पीपल और जॉब्स है वो आपस में नहीं मैच करने चाहिए, बिल्कुल गलत। पीपल और जॉब्स के हैं आपस में मैच करने चाहिए, क्योंकि जिस पर्सन की जिस तरीके की क्या है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसी उसकी कैपेसिटी, अब जैसे मेरी क्वालिफिकेशन है वो टीचिंग लाइन की है, और टीचिंग भी कौन सी, कॉलेज टीचिंग की। तो जैसी मेरी क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग ही मेरी क्या है जॉब होनी चाहिए, कि पीपल और जॉब आपस में क्या है मिंगल्ड होने चाहिए, मैच करने चाहिए। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है शुड नेवर बी मिंगल्ड, तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल नहीं है। कंपनसेशन सिस्टम्स शुड बी डिजाइंड विद सब्जेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल स्किल। बिल्कुल सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग कंपनसेशन हमारा डिज़ाइन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल स्किल सेट एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि एक इंडिविजुअल में कैसे कैसे स्किल हो उसके अकॉर्डिंग ही, जिस पर्सन में जितना स्किल उसके अकॉर्डिंग ही कंपनसेशन सिस्टम को हमें डिज़ाइन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। एंड देयर शुड बी एस्टैब्लिश्ड वेज ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर, ये भी होना चाहिए, ये भी आपका सही है। ये आपका गलत है, तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आया है, उमा भारती का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। हेल्दी लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशन, हमारी लेबर और मैनेजमेंट के हेल्दी रिलेशन कब रहेंगे? हेल्दी लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशन रहेंगे हमारे हेल्दी लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशन रहेंगे जब वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन हो, रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन हो, कि जो हमारी ट्रेड यूनियन है वो क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, और जो हमारी वॉलेंट्री क्या हो, आर्बिट्रेशन हो, वहाँ पर हमारी जो हेल्दी लेबर एंड मैनेजमेंट के रिलेशन रहेंगे। इंडस्ट्रियल पीस लॉ, इंडस्ट्रियल पीस लॉ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट,
and नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर अ ग्रीवियंस प्रोसीजर। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। वर्कर का अगर पार्टिसिपेशन में वर्कर्स की अगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन रहेगी तो उससे क्या होगा, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन सही रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। लेकिन बाकी मैच तो नहीं हो रहे ना आपके मोहित, सिर्फ एक ही मैच को हमें नहीं करना है, हमें जो चारों के चार मैच है उन सबको मिलाना है। चलो एक टाइम के लिए हमने मान लिया कि जो हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन है वो वर्कर्स के अगर पार्टिसिपेशन रहती है मैनेजमेंट में तो सही रहेंगे बिल्कुल। लेकिन इंडस्ट्रियल पीस लॉ वो आप कहाँ पर शो करोगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो चारों के चारों ऑप्शन को आपस में क्या करना है, आपको मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। सिर्फ एक को मैच करके आप ऑप्शन सही आंसर नहीं कर सकते, आपके चारों के चारों ऑप्शंस सही मैच होने चाहिए। तो आंसर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स फटाफट पढ़ो और आंसर करो। बताओ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ओपनिंग अप डोमेस्टिक मार्केट टू फॉरेन प्लेयर्स इन बेबी स्टेप्स। यानी कि धीरे धीरे क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन प्लेयर्स के लिए क्या है धीरे धीरे, यानी कि पहले एक सेक्टर को ओपन किया, फिर उसके बाद दूसरे सेक्टर को, फिर थर्ड सेक्टर को, ऐसे धीरे धीरे क्या कर रही है, ओपन कर रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन प्लेयर्स के लिए ओपन कर रही है। ऐसा क्यों है, देखते हैं इसका रीज़न सही है या नहीं है। अलाउइंग फॉरेन फर्म्स फ्री प्ले इन इंडियाज़ रिटेल सेक्टर हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, कि फॉरेन फर्म्स को अलाउ करना शुरू दिन से ही, हमेशा से ही क्या रहा है, पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, यानी कि पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। क्या है ये, पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। कि बिल्कुल सही है ये भी, कि फर्स्ट देखो असर्शन में क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन प्लेयर्स के लिए क्या है बेबी स्टेप में ओपन कर रही है। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों है, क्योंकि शुरू से ही फॉरेन फर्म्स को अलाउ करना हमारा क्या रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। इस वजह से क्योंकि फॉरेन फर्म्स को अलाउ करना हम शुरू दिन से ही हमारा क्या रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा रहा है, तभी हम उसको क्या कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर उसकी राइट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, आर उसकी राइट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। हर बार पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है हमारी, उनकी डिबेट रहती है कि हमें फॉरेन प्लेयर्स को इंडियन मार्केट में एंट्री देनी है या नहीं देनी। बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा रहा है ये आपका उमा। तो आंसर फर्स्ट इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A GDR is a bank certificate issued in more than one country for share in a foreign company। बिल्कुल सही है। GDR का एक बैंक सर्टिफिकेट होता है जो एक से ज़्यादा कंट्री में इशू किया जाता है फॉरेन कंपनी के शेयर्स के लिए। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कह रही है GDR इज़ वेरी सिमिलर टू ADR। ये भी बिल्कुल सही है। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ADR होते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दोनों सिमिलर होते हैं। सिमिलर लिखा गया है, सेम नहीं लिखा है, इस पे भी ध्यान देना। सिमिलर लिखा है तो ये बिल्कुल सही लिखा है। और थर्ड है आपकी GDR आर कॉल्ड EDR व्हेन प्राइवेट मार्केट्स आर अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूरो। GDR ही हमारे क्या बन जाते हैं, EDR बन जाते हैं जब
प्राइवेट मार्केट क्या करती है, यूरो को ऑब्टेन करती है। जब प्राइवेट मार्केट क्या करती है, यूरो को ऑब्टेन करने की अटेम्प्ट करती है, तो तब वो जीडीआर हमारे क्या बन जाते हैं, ईडीआर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। December 99 यूरोपियन कमीशन मेंबर साइन ए ट्रीटी दैट कमिटेड देम टू अडॉप्टिंग ए कॉमन करेंसी नॉन एज यूरो। December 99 में यूरोपियन कमीशन के मेंबर्स ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें क्या कहा गया था कि हम सभी के सभी जो यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ रहेंगी उनमें एक ही कॉमन करेंसी रहेगी। क्या रहेगी, एक ही कॉमन करेंसी रहेगी जिसको हम क्या कहेंगे, यूरो। तो उस ट्रीटी को हम क्या कहते हैं, वो ट्रीटी थी आपकी ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच। ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच के अकॉर्डिंग December 99 में यूरोपियन कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी मेंबर्स ने एक ऐसी ट्रीटी साइन की थी जिसमें सभी मेंबर्स कंट्री में क्या रहेगी, कॉमन करेंसी रहेगी जिसे हम क्या कहते हैं, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेते हो अंडर सेक्शन 1010C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कितनी मिलेगी अगर आप VRS लेते हो, तो वो है आपकी 5 लाख रुपीज़। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेते हो तो उस टाइम पे आपको जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन है अकॉर्डिंग टू एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो है आपकी 5 लाख रुपीज़। वो है आपकी 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट्स दैट, जी नहीं, 2.5 लाख पहले थी मोहित, अब 5 लाख रुपए हो चुकी है। 2 साल हो गया उसको बढ़े हुए, पहले 2.5 लाख थी अब इंक्रीज हो चुकी है। 2 साल हो गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में जो पहले थी वो कितनी थी, 2.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब वो इंक्रीज होके 5 लाख रुपीज़ हो चुकी है VRS की मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट्स दैट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फ्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड बैरियर्स टू ट्रेड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स sold in different countries must sell for the same price when their price is expressed in terms of the same currency। और स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है, एन एफिशिएंट मार्केट हैज़ नो इम्पेडिमेंट्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज ट्रेड बैरियर्स। बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका आंसर थर्ड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है और ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग पेटेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेटेंट। पेटेंट के रिगार्डिंग आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पेटेंट क्या है, पेटेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन गारंटीड फॉर एन इन्वेंशन दैट इज न्यू नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। बिल्कुल सही है। पेटेंट का एक लीगल प्रोटेक्शन होता है, अगर आपने कुछ नया किया है, नॉन ऑब्वियस किया और यूजफुल किया तो आपको वो क्या देता है, एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। द पेटेंट ग्रांट्स द पेटेंट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज और सेल द पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस। बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। The exclusive purpose of the patent system is to benefit the patent holder। की जो एक्सक्लूसिव पर्पज़ है पेटेंट, क्या लिख दिया इसमें, एक्सक्लूसिव पर्पज़। क्या लिख दिया, एक्सक्लूसिव पर्पज़ ऑफ द पेटेंट सिस्टम इज टू बेनिफिट द पेटेंट होल्डर। की पेटेंट सिस्टम का सिर्फ एक्सक्लूसिव पर्पज़ क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेटेंट होल्डर को बेनिफिट करना ही है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ पेटेंट होल्डर को ही बेनिफिट करना नहीं होता, बल्कि कंट्री के हर
पर्सन को बेनिफिट करना होता है, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आ रही है मार्केट में तो उससे हर किसी को बेनिफिट हो, इसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूसिव पर्पस, कि सिर्फ उसका पर्पस क्या है, पेटेंट होल्डर को ही बेनिफिट करना है, ऐसा नहीं होता है। और जो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाज अमेंडेड एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2005, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आएगा आंसर थर्ड, जो आपका सही नहीं है। 94 का थर्ड, बिल्कुल उमा भारती का सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग, अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग अगर आपने क्या है एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पे चढ़ा रखा और रेंट क्या है उस पर आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या है एरियर में है, जी नहीं, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया मनी लेंडर ने और वहाँ से आपको एक मनी लेंडर है जो क्या कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है और वहाँ से आपको क्या है इंटरेस्ट मिल रहा है, जी नहीं। बेशक वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा हो तो वहाँ से उसने हमें इंटरेस्ट दिया, ऐसा नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट विच आर ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ एंड इन रिलेशन टू विच फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस अलोन आर परफॉर्म्ड, कि ऐसे ट्रीज जो खुद से ही स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होती है, जो खुद से ही क्या है उग जाते हैं, कि ऐसे ट्रीज को सेल करने से जो आपको इनकम हुई है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, नहीं। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ वाली हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मान के चलते, जो खुद से उग जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, एक ऐसी फर्म जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में क्या है इन्वॉल्व है और उस फर्म के क्या हो आप पार्टनर हो, तो उस फर्म से वो फर्म आपको क्या दे रही है, जो आपने कैपिटल लगा रखी है उस कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट दे रही है। एक ऐसी फर्म जो किस में लगी हुई है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, यानी कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है और उस फर्म के आप क्या हो पार्टनर हो, तो वो फर्म आपको जो भी इंटरेस्ट देगी वो कहाँ से देगी, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस से देगी। कहाँ से देगी वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से, तो ये आपकी क्या मानी जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम, क्या मानी जाएगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। बिल्कुल सही आंसर आया है, उमा का बिल्कुल सही आंसर है, आफरीन का भी बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ड्यू डेट आपसे पूछी गई है किसकी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किसकी, एडवांस टैक्स बाय असेसी, कि जो असेसीज हैं वो एडवांस टैक्स पे करने की उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की जो ड्यू डेट है वो क्या डेट होती है। अदर देन कंपनीज को छोड़ के जितने भी असेसीज हैं वो असेसीज क्या करते हैं, एडवांस टैक्स पे करने की उनकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी ड्यू डेट क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बताओ स्टूडेंट्स, कंपनीज को छोड़ के जितने भी एसेसीज है अगर वो एडवांस टैक्स पे करते हैं तो उनकी एडवांस टैक्स पे करने की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट है वो क्या है, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल कैसे हो जाएगी मोहित सिंगला, 15 अप्रैल कैसे होगी। आफरीन कह रही हैं 15 सितंबर, वो भी कैसे होगी, आप जरा मुझे लॉजिक बताओ, 15 अप्रैल और 15 सितंबर कैसे रहेगी। उमा भारती कह रही है 4th 15 दिसंबर। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 15 जून, क्योंकि 31 मार्च को आप क्या करोगे, अपनी स्टेटमेंट्स को क्लोज करोगे, डिस्क्लोज करोगे और उसके बाद आपकी 3 महीने का आपके पास टाइम होता है। 15 जून को आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट होती है। तो 15 जून। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल दोज एसेट्स टू विच वन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल, कि अगर आपके पास बिजनेस में एक ही जैसी ऐसी एसेट्स हैं और उन सभी एसेट्स पर एक ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।
इसमें से पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में से अगर आप इनकम कैलकुलेट कर दो तो वहाँ पर इनमें से आपको कौन सी डिडक्शन अलाउड नहीं है। फी पेड टू लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड अलाउड है, लॉस ड्यू टू एम्पेजलमेंट बाय एन एम्प्लॉई अलाउड नहीं है, लीगल एक्सपेंसेस पेड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस अलाउड है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू फोन ये भी अलाउड है। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमें अलाउड नहीं होता और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू असेसमेंट ऑफ फॉर्म, फॉर्म्स की असेसमेंट करने के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। All partnership firms formed under the Indian Partnership Act 1932 are accessed as firms under the Income Tax 1961, बिल्कुल सही है ये। Income of a firm is taxable at a flat rate of 30%, बिल्कुल सही। Partner share in the income of a firm is not chargeable to tax in the hand of partner. And remuneration paid to partners of a firm is allowed as deduction subject to statutory limit, ये भी सही है, ये आपका सही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। किसमें कंफ्यूजन हो गई? 15 जून वाले क्वेश्चन में। 15 जून में क्या है, 31 मार्च को जो जितने भी फॉर्म हैं, क्योंकि उनको क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा क्या रहता है, फाइनेंशियल ईयर रहता है। 31 मार्च को आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स जब आप क्लोज करोगे 31 मार्च को, तभी उसके बाद ही तो आपकी क्या है, आपके पास 3 महीने का टाइम होता है कि 31 मार्च को, ये तो है नहीं कि 31 मार्च का आपके पास टाइम है क्लोज करने का। तो 31 मार्च को आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हो, फिर आप क्या करते हो, आपको अपनी क्या करनी होती है, उसके ऊपर अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है, क्या क्या आपकी इनकम रही, फिर उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, अप्रैल, मई और जून। तो 15 जून आपकी फर्स्ट ड्यू डेट रहती है अपनी एडवांस टैक्स को पे करने की, क्योंकि 31 मार्च को जब आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं उसी दिन आपको अपना टैक्स नहीं पता होता, क्योंकि वो तो सिर्फ आपकी क्या है ऑफिशियल डेट है कि इस डेट को आपको अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो क्या करने हैं, बंद करने हैं, ख़त्म करने हैं, अपने अकाउंट्स क्या करने हैं, क्लोज करने हैं। तो जब आप क्लोज करोगे उसके बाद ही तो आप अपनी इनकम कैलकुलेट करोगे कि मेरे को पूरे साल में इतनी इनकम हुई, और उस इनकम के बाद फिर आप क्या करोगे, टैक्स कैलकुलेट करोगे। जब टैक्स आपको पता चलेगा कि मेरी इतनी इनकम है, उसके बाद ही तो आप क्या करोगे, एडवांस टैक्स की पेमेंट करोगे। तो इस काम के लिए आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, दैट इज़ योर 15 जून। और फिर 3 महीने के गैप के बाद आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहती है 15 जून, 15 जून के बाद 15 सितंबर, 15 सितंबर के बाद 15 दिसंबर और 15 दिसंबर के बाद 15 अप्रैल। ऐसे हमारी लाइन चलती है। 15 जून से हमारा स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी 15 उसके बाद 15 सितंबर, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर और लास्ट जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो आ जाती है आपकी 15 अप्रैल को। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सभी के सामने हूँ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो गाइज आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में भी आपके रहेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 आपका जो है बैच आ रहा है और इस बैच को परचेज़ करने के लिए आप क्या है Y337 का अगर आप कोड यूज़ करते हो तो आपको 77% की क्या मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगी। तो गाइस जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, और पेपर 1 जो कि मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ और पेपर 2 भी जल्द आने वाला है। तो अगर आप इस बैच को परचेज़ करोगे तो इस परचेज़ करने के लिए आपको Y337 ये कोड यूज़ करना है। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको 77% की क्या मिलेगी, डिस्काउंट। जो भी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है उस फीस स्ट्रक्चर में आपको ये कोड लगाना है और आपकी जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसमें क्या है आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये मेरा कोड, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हुए करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या है 77% की ह्यूज डिस्काउंट मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, फटाफट इस बैच को क्या है आप परचेज़ करो क्योंकि 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।